आर्थिक आधार आरक्षण का बनना चाहिए और जाति आधार में जिस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। हरिया की जनता जानना चाहती है, प्रतापपुर की जनता भी जानना चाहती है कि डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी 2027 के चुनाव हरिया से लड़ेंगे या प्रताप। हमारी अपनी जो निजी चाहत रही। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी हर दल और हर नेता कर रहे हैं। इसी बीच जो यूजीसी का विवाद है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे जो है सामान्य वर्ग के छात्रों को, सामान्य वर्ग के लोगों को जो है बड़ी दिक्कत हुई और उन्होंने आंदोलन भी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री भी और वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी हैं। डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी से मैं राजनीति पर भी बात करूंगा और यूजीसी पर भी बात करूंगा। तो देर न करते हुए मैं डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ऐसे भेदभाव वाले नियम बनाने क्यों पड़े, जरूरत क्या पड़ गई? अब ये तो उनकी सोच है, उन्होंने जिन लोगों ने सलाह देकर बनवाया उनकी सोच है, लेकिन जनमानस में इसकी प्रतिक्रिया बहुत है, इसका विरोध बहुत है। इसलिए कि पहले के ही जो कानून रहे हैं कोई कम नहीं थे और जो सुविधा पहले इन लोगों को अन्य वर्ग को मिलता रहा है उसमें कोई कटौती तो थी नहीं। अलग से सामान्य वर्ग को, सवर्णों को उत्पीड़न देना एक तरह से ये सामाजिक दुर्व्यवस्था है और मतलब पूरे समाज में विष फैलाना है। 2012 में तो एससी वर्ग को प्रोटेक्शन मिलता था, उनके खिलाफ जातिवादी भेदभाव ना हो। 2026 में इन्होंने ओबीसी को भी जोड़ दिया। अब समान वर्ग तो बिना कहे जो अपराधी हो गया। अब तो ऐसी स्थिति में 2026 तक में अगर जोड़ें तो एससी भी इतना सब डेवलप कर गए हैं, उठ गए हैं समाज में, शिक्षा में, सरकारी सेवाओं में कि आरक्षण ठीक है उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो बैकवर्ड का उन्होंने डाल दिया एकदम गलत है। इसका तो हर तरह से विरोध होना चाहिए और ये तब तक विरोध रहना चाहिए जब तक केंद्र की सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक विरोध करना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि आप जो है एक अच्छी कमेटी बनाइए और इसमें जो रिवीजन करिए। आपको लगता है कि 19 मार्च को फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस बीच जो है केंद्र सरकार जो है ये रिवीजन करेगी? करना चाहिए। पहले तो यह है कि हम सब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम आधार मतलब जो उन्होंने निर्णय दिया और जो आधार बना करके दिया, जो अखबारों पढ़ने से लगा या समाचार से, उससे लगा कि वो भी ये चाहते हैं कि अन्याय हो रहा है। बिल्कुल कि अन्याय होगा इससे। कल को कोई छात्र दो पढ़ रहे हैं अन्य जातियों के अंदर उसके हैं, जरा सी बात होगी वो धमका देगा और जाकर के लिखा देगा, उसे तो पैसा मिल जाएगा, आपको दंड मिल जाएगा। तो छात्र जीवन से वो कक्षा प्राइमरी से ही लेकर विश्वविद्यालय तक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब तक एक दुर्भावना फैली रहेगी और विषमता बहुत रहेगी इसमें। हाँ, मतलब कि सामान्य छात्र आखिर जो है, और इसमें क्या था कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उसके लिए कोई माफू नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, कुछ नहीं है, शिकायत कर दिया बस आप उसको दंड। सर, आप तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें संशोधन में ये चीज डालनी चाहिए कि कम से कम अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ जो है, क्योंकि एक नया ड्राफ्ट होगा जी, तो उसमें ये क्या क्या सुझाव डालना? नए ड्राफ्ट में ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस संशोधन देंगे और देना चाहिए, नहीं तब तक देने तक प्रभाव, आंदोलन, दबाव, राजनीतिक दबाव इन पर पड़ना चाहिए, जो होते रहेगा। तब जाकर कर संशोधन आता है तो ठीक है, नहीं आता है इसका पुरजोर विरोध होगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को अपनी तरफ मोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के डर से या बिल लाई और जो है उल्टा पड़ गया उसके लिए? ये उल्टा उसी तरह से पड़ गया जिस समय स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी लाए थे, सारे पिछड़े और 91 में सब उनसे हट करके चले गए, उनको पिछड़ों का कोई वोट नहीं मिला। तो बीजेपी का कोर वोटर तो मतदाता तो सवर्ण ही है। हाँ, बिल्कुल। आप इसको छोड़ करके अगर जमीन बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही जो है और समाज के नेता बड़े बड़े जो है समाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप समाज की बात करते हैं,
और ठीक है, मुलायम सिंह जी स्वर्गवासी हो गए, रामविलास पासवान, शरद यादव, हाँ, जो इस सबके जो सबसे बड़े अगुआ थे ओबीसी वर्ग। आज की तारीख में क्या मुलायम परिवार को आरक्षण की कोई आवश्यकता है? आर्थिक आधार आरक्षण का बनना चाहिए और जाति आधार में जिस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिल जाए उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है, आपको नहीं लगता कि क्रीमी लेयर ईमानदारी से नहीं चल रहा है? आप कहीं देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का देखिए या तो ये अखिल भारतीय जो आता है, इसी के बहाने क्या लगता है कि अब जो है जो जातिगत आरक्षण दिया जाता है इस पर भी रोक लगनी चाहिए, इस पर भी आंदोलन होना चाहिए? नहीं, लेकिन साथ साथ अगर चल रहा है, इस कमेटी में कंसीडर हो गया या 19 मार्च को किसी ने इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी तो चलेगा दोनों। ये तो जब भारत आजाद हो रहा था आरक्षण की व्यवस्था, तब से जो है गांधी अम्बेडकर समझौते में कर दिया गया था। अब देखिए, उस समय के मानते थे कि सामान्य वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के लोग, राजा महाराजा कुछ न कुछ अन्याय करते थे। मैं कहते हैं 77 सालों में अन्याय क्या खत्म नहीं हुआ? आज के तारीख में जिन लामों को हमने लिया, क्या ये सब ऊपर उठकर नहीं आए? एक सर्वे कर लें कि 80 कितने अधिकारी क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 3 के और क्लास डी के कितने बने, बैकवर्ड कितने बने? आज के तारीख में ये मौर्य हैं, पटेल हैं, पाल हैं, ये सब डेवलप कर गए हैं। इनके घर की लड़कियां सरकारी सेवाओं में आ गई हैं। तो आपको सर लगता है कि आरक्षण भी एक तरह से दंश है जिसकी वजह से समाज का बहुत बड़ा तबका जो है वो हर चीज में पीछे जा रहा है? नहीं, आरक्षण की वजह से पीछे तो जा ही रहा है। एक जैसे अभी विद्यार्थियों से बात करिए, छात्रों से, एक नंबर से कट ऑफ से नीचे रह गए, दूसरा कम नंबर अंक पाने वाला एडमिशन पा गया, वो रह गए, नहीं पाए। मेडिकल में आप 0 तक का दे रहे हैं, -44 वाला पीजी करेगा, डॉक्टर बन के क्या करेंगे? कोई मिल नहीं रहा आपको। आज के तारीख में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, संस्कृत विश्वविद्यालय में योग्य SC ST BC मिल नहीं रहे हैं। तो सरकारी नौकरी की ओर भाग जाते हैं, सरकारी धन कमाने में, वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते। सर, आपको नहीं लगता कि एक अच्छा कदम था जो है आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी आरक्षण देना? 10% तो मिल रहा है, अब तो सब लोग आ गए आरक्षण में। वो सब तो नहीं आए हैं, इतने में मिल गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ जातिगत आरक्षण, जातिगत का, दूसरी तरफ आप उन पर एकदम दे रहे हैं कि शेर की तरह मुंह बाए खड़ा रहेगा कि हम तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर देंगे। तो आपको लगता है कि जब 19 मार्च को सुनवाई होगी तब तक सरकार जो एक ऐसा ड्राफ्ट ले आएगी जिससे किसी का भेदभाव नहीं होगा? लाना चाहिए। हम सब सरकार से भी अनुरोध करेंगे और सब, कोई SMS भेज रहा है, कोई लिख कर भेज रहा है, सरकार पर दबाव बना रहा। आंदोलन कितने हो गए, ऐसे ऐसे जगहों पर आंदोलन हो गए। और सबसे बड़ी बात, ये जितने आंदोलन करने वाले हैं सब बीजेपी के समर्थक है, सरकार के समर्थक है। जिस दिन हट जाएंगे उस दिन बीजेपी को पता चलेगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी 3 बार से सरकार केंद्र में है और 2 बार से यूपी में है, कुछ थोड़ा घमंड भी हो गया है सरकार को? घमंड शब्द को ना कहिए, लेकिन ये कहिए कि अपने कॉन्फिडेंस को उन्होंने इतना मिश्र कर लिया है कि उनको लगता है कि हम जीत ही जाएंगे। ईवीएम है, चुनाव आयोग है, उसके सारे जीत जाएंगे तो क्या है जिसको पता है। कुछ मामलों में बीजेपी बहुत अच्छी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रनीति की बात करती है, राष्ट्र प्रेम की बात करती है। कौन सी पार्टी राष्ट्र प्रेम की बात नहीं करती है? ये तो देश सबका है, सभी सारे लोकतांत्रिक पर आधे कांग्रेसी तो रोज खिलाफ बोलते रहते हैं, देश की सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ। कहा नहीं कांग्रेस वालों ने सेना के लोग गुंडे हैं? पर कांग्रेस का अधिकारी बयान नहीं है, ये तो जो है बड़े लोग हैं, तो नेता तो पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर रहे, नेता तो कुछ बोल देते हैं। सर, आप हरिया से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, पिछला चुनाव आपने प्रतापपुर से लड़ा, लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। और एक चीज है, आप हमेशा गठबंधन के प्रत्याशी रहे, चाहे अपना दल के प्रत्याशी रहे, चाहे जो है आप अपना दल से ही रहे, दोनों बार हरिया और प्रतापपुर दोनों से। अब जनता ये भी जानना चाहती है, हरिया की भी जनता जानना चाहती है, प्रतापपुर की जनता भी जानना चाहती है कि डॉक्टर राकेश त्रिपाठी 2027 के चुनाव हरिया से लड़ेंगे या प्रतापपुर? हमारी अपनी जो निजी चाहत रही
राय है, इच्छा थी कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ें। लोकसभा बहुत बार विधायक रह चुके, बहुत बार जीते भी हारे भी, तो अब अपने उम्र के आयु के हिसाब से पार्लियामेंट लड़ना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट का समय आएगा तब देखा जाएगा। तभी न प्रतापपुर को परेशानी होनी चाहिए न हंडिया को, जब आएगा 27 देखा जाएगा। ये तो आपने गूगली फेंक दिया है, लेकिन फिर चर्चा आती है जरूर। विधानसभा में आपकी सक्रियता को देखते हुए आज आम आदमी कहता है, मैं तो सोशल मीडिया को भी निगरानी करता हूँ, लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपके पक्ष में सपोर्ट करते हैं। चलिए, आपने कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जो 2029 में होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है। अक्सर लोग अपने जो है उत्तराधिकारी को जो है वहां पर वो कर देते हैं, तो क्या राकेश दत्त त्रिपाठी खुद न लड़के प्रणव त्रिपाठी या किसी और को चुनाव लड़ाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि तब की स्थिति में पार्टी का गठबंधन क्या रहता है, हमारा राजनीतिक तालमेल क्या रहता है, उसको देखते हुए तब निर्णय किया जाएगा। और पिछली बार प्रतापपुर जाना मजबूरी थी, हम चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ऐसा निर्णय हुआ कि कुछ लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। नहीं तो हम प्रतापपुर कभी नहीं जाते, मंडिया से ही लड़ते। तो ये स्पष्ट है कि आप हरिया ही लड़ना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, हमने तो सुना था कि निषाद पार्टी टिकट घोषित कर चुकी थी, फिर बाद में जो है उसमें कारण हमारे साथ विश्वासघात हुआ। सर, ये जो साजिश है, ये साजिश पर भी अक्सर देखा जाता है प्रतापपुर और हरिया में ये साजिशों का दौर चलता है। आप ही के कुछ पार्टी के जानने वाले लोग साजिश करते रहते हैं। सही है। तो ये साजिश जब तक चलती रहेगी, ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो सामने कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ कहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। नहीं तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है तीसरा फायदा वो उठा लेता है? उठा लिया फायदा, हर बार उठा लिया। ऐसे लोगों की पहचान भी नहीं हो सकती। पहचान है, पहचान हो जाती है, लेकिन पहचान हो जाती है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी यह है कि आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको राजनीति में रहना है दोबारा भी, फिर भी तो आप कुछ कह नहीं सकते, फिर भी चुप रह करके बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो फिर इसका मतलब कि जो है प्रतापपुर में भी तो सर प्रतापपुर में भी साजिश, हरिया में भी साजिश, ये साजिशों का दौर कब? नहीं, साजिश करके ही हमको शिफ्ट कर दिया गया। और उस समय ये था कि अगर सम्मान बचाना है तो लड़ जाना चाहिए, नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे हमने 17 में छोड़ा था, हम आगे भी छोड़ देते। ये स्पष्ट माना जाए कि देखिए, क्या आपको लगता है कि हरिया की राजनीति डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी को माइनस करके चल पाएगी? अब ये तो जनता तय करेगी। जनता तो रोज कह रही है जनता कह रही, तो तब आप लोकसभा 2027 विधानसभा नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे। हम तो कहते भी हैं लोगों से कि बहुत दिन लड़े, पूरा 40-45 साल लड़े, तो लोग तो जो बन सका हंडिया की सेवा की, फिर प्रणव त्रिपाठी को लड़े। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के बारे में। अगर पार्टी की बात करता हूँ तो प्रणव त्रिपाठी की राजनीति चल रही, बहरहाल में उनसे बातचीत है। अब आपकी राजनीति किसी दल से है या जो भाजपा से है या क्या? भाजपा एक सहयोगी के वजह मान करके चले, पहले से जैसा रहा है उस स्थिति में है। अभी हम इंडिपेंडेंट भाजपा के सदस्य हैं नहीं। अच्छा सर, कहा जाता है कि मायावती जो है आपकी पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी रही है, भाजपा से बहरहाल पहली बार आप विधायक रहे, और बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। आप एक बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इसमें कामयाब होगी? बहुजन समाज पार्टी का तो दुर्भाग्य है, जब सारा ब्राह्मण उनके साथ था तो 208-10 का चुनाव जीत के सरकार उन्होंने बहुमत बना लिया था। जी। और जिस दिन से हटा है वो एक जीती है केवल एक चुनाव, एक उनका विधायक। दुर्भाग्य है जी, ये दुर्भाग्य है। लगता है कि ब्राह्मण जो 2027 में जिस तरीके से यूजीसी का जिस तरीके का कानून भारतीय जनता पार्टी बना कानून पर दबाव जैसे जैसे बढ़ेगा, यूजीसी पर दबाव, बीजेपी पर दबाव, हर पार्टी आने वाले दिनों में ब्राह्मण को ही पूछेगी। बहुजन समाज पार्टी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ब्राह्मणों से अपील किया कि वो बस अभी तो समय का इंतजार करिए। ये राजनीतिक दौर है इस समय का, लेकिन आगे राजनीतिक दौर बदल भी सकता है।
अच्छा, सपोज करिए बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है और ब्राह्मण उसमें जो है ज्यादा जाते हैं और बहन जी का फोन आता है कि डॉक्टर साहब कहाँ जो है आप अभी किसी पार्टी में नहीं है, बसपा में आइए, चुनाव लड़िए, क्या आपका स्टेप होगा? नहीं, हम बसपा में हमको वापस नहीं जाना। अच्छा सर, आप तो पुराने राजनेता हैं, कई दौर देख चुके हैं, आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, तब की राजनीति और अब की राजनीति क्या बदलाव है? सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो भी पद पर चुने जा रहे हैं वो अपने आप में जीतने के बाद अहंकार में आ जाते हैं। तो जो राजनैतिक संस्कार रहे हैं, सब दल के लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, आना जाना, वो कम हो गया है। दूसरा, इस दौर में मेरिट की राजनीति कोई रह नहीं गई है, सब जोड़ तोड़ और पैसे की राजनीति रह गई। समीकरण पर आधारित, जातीय समीकरण और सारी चीजों पर पैसा खर्च करके सब जीतते हैं, इसलिए कोई विकास के काम नहीं, सेवा भाव नहीं। मैं हरिया के बहुत से गांवों में गया जहां आपके विकास कार्य देखा, चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे जो है आपने तमाम जो है क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो, सब देखे मैंने। क्या लगता है कि आप इतना दिन से राजनीति में सक्रिय नहीं और जो लोग उन लोगों ने विकास कर नहीं पाए? अबे तो उनसे पूछिए, यही देख करके कुछ करते, पुराने कामों को देख करके कुछ नया करते। वर्तमान विधायक हाकिम लाल बिंद का कहना है कि सरकार जो है भेदभाव करती है और मैं तो विपक्ष में हूँ, वो तो पैसा भी विधायक निधि का छोड़ के और किसी निधि का पैसा भी नहीं देती है, विधायक इससे काम नहीं हो सकता, विपक्ष इतना काम नहीं करवा पाता है। अपनी अपनी योग्यता पर है, मेरिट पर है। तमाम विपक्ष के विधायक है जो काम कर रहे हैं, पैसा पाते हैं, सरकार का भी धन लेते हैं, योजना सरकार की लेते हैं। जब चुनाव लड़ना हो तो लड़िए राजनीतिक विरोध में, अभी तो मदद लेकर के जनता की सेवा करिए। आज सड़कों की कितनी दुर्दशा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि हरिया में आपने जो विकास किया था, आज की तारीख में हरिया की क्या समस्या है? मुख्य समस्या हरिया की सड़कों की है, बिजली की है, स्वास्थ्य विभाग के भवन बने हैं, डॉक्टरों की है, समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचता, हर तरह का दवा नहीं देता, जो बना हुआ जितना नियम हो भी नहीं मिलता है। ये तो सरकार की फेलियर है, विधायक का तो कोई ना, विधायक का दबाव होना चाहिए। हर महीने 20 दिन पर एक बार सीएचसी पीएचसी को देख लेना चाहिए, बैठा करके उनको, या जब जिले में हमारी जिला योजना वगैरह की बैठक हो तो उसमें दबाव डालना चाहिए। तो हरिया में तो बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, सत्ता में है, वो ऐसा क्यों नहीं करते? तो यहाँ डीएम की मीटिंग में, योजना की मीटिंग में सिर्फ विधायक आता है, आम आदमी तो आता नहीं है, आम कार्यकर्ता बीजेपी का तो आता नहीं है। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हरिया से बिलोंग करते हैं। अगर हरिया में आज ऐसी समस्या है तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है क्या? जिसकी जो क्षमता है या उनकी जो क्षमता है उतना वो कर रहे हैं। चलिए, अच्छा सर एक बात बताइए, आप तो हरिया के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हो, तो आम आदमी भी कहता है, एक आदमी विधायक का और नाम लेता है। आप इतना दिन तक मंत्री रहे, विधायक रहे, आपको नहीं लगता कि हरिया से जो है और मेजा को जोड़ने वाले पुल की बहुत जरूरत है? इस पर किसी ने काम नहीं किया। हमने शुरुआत की थी इसकी, एक जगह है लक्षागिरी के सीध में, दूसरा है टेला के सीध में, तीसरा ये था दोनों के बीच में जहां से वाइबिलिटी मिलेगी, क्योंकि बड़ा पुल बनेगा तो देख करके बनेगा कि कहाँ धारा कैसी आती है, कहाँ बाद में भी गंगा जी का कितना दबाव पड़ता है, बहाव पड़ता है, बाढ़ में क्या प्रसव, तो इसलिए हमने सर्वे करवाया था एक बार, लेकिन अब कोई जो फिर आप पावर में नहीं रहे और इन लोगों ने काम नहीं करवाया। तो देखिए, शुरुआत हम ही ने किया था, वो वहाँ सीतामढ़ी के पास पुल बन रहा है, धनतुलसी के पास डेंगुर पुल मांडा का, हमने वहाँ पेंटून पुल बनवाया था और चलता रहा अब तक पेंटून पुल, अब वहाँ परमानेंट पुल बन रहा है। वो जरूरी है जी, जरूरी है सर। जैसे कि क्या कहते हैं कि अभी एक विवाद हुआ था सैदाबाद ब्लॉक में, क्या कहते हैं, बड़ा ब्राह्मणवाद और पटेलवाद हो गया, यहाँ तक कि अपना दल और क्या हो गया। ये इस विवाद से आपके परिवार का भी नाम नहीं, विवाद का कोई कारण नहीं था, वो ब्लॉक प्रमुख की अपना अहंकार। हम इसे पहले आशीर्वाद लेकर के चुनाव लड़े और बने, और हमने सब तरह से
मदद किया। वो तो कहते हैं हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था आपने। कौन प्रत्याशी उतारे होते तो कन्सिंग तुम्हारी क्यों करते? बोल गए ना। अब कहते थे तब कि आप गुरुजी आप ही ने आशीर्वाद दिया तब हम चुनाव जीते। जो आपके खिलाफ साजिश की उसमें जो है कुछ ऐसे लोगों का भी नाम सुना। सब अब समय बीत गया इसलिए उस पर कोई कमेंट अच्छा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा सर, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बड़ा टसन देखा जाता है। आपने तो मुख्यमंत्रियों को बड़े करीब से देखा है, क्या लगता है ये टसन किस हद तक जाएगा? ये अंदरूनी टसन है पार्टी के अंदर, बाहर नहीं कोई टसन है। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो केशव मौर्य जाते हैं, ऐसा तो नहीं कैबिनेट छोड़ दें। और टसन में ऐसा नहीं है कि पद को छोड़ देंगे। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जब भी जो पावर में पार्टियां रही हैं उनके अंदर पावर क्राइसिस चलता रहा है। किसके जमाने में बताएं आपको? हर जगह कल्याण सिंह के जमाने में कल्याण मिश्रा और लालजी टंडन रहते थे, बाद में राजनाथ समय में हो गया, ये भी थे उसी उसमें। तो ये एक समय का परिवर्तन के हिसाब से पार्टी के अंदर और दूसरे एम्बिशन है, आदमी एम्बिशियस है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और भाजपा को हर आदमी इच्छा रखता है कि हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए। ऊपर वाला जब तक जिसको आशीर्वाद नहीं देगा, कृपा नहीं करेगा तब तक। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि शंकराचार्य विवाद ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी को कुछ बैकफुट पे ला दिया? थोड़ी उसमें चूक हुई है, वो चूक अधिकारियों की है। योगी तो काल में बोल रहे हैं शंकराचार्य, अब बाद में बोले ना, पहले दिन तो बोले नहीं थे। तो चूक है, अब उस पर हम बहुत बोले अच्छा नहीं है। क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए का नारा दे करके 2024 में 37 लोकसभा सीट जीती थी, आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का पीडीए तो कमजोर हुआ नहीं है? तो 2027 में क्या होगा? बात बहुत पीछे कमजोर हुआ, गठबंधन उनका कमजोर हुआ। बिहार में जो गठबंधन के दुहाई देते थे वहां कमजोर हुए, अन्य चुनाव में जितने बाई इलेक्शन हुए वहां कमजोर हुए, और खुद ईडी गठबंधन इतना बिखर गया है दिल्ली में देखिए, तो अब वो संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि 2027 में पीडीए नहीं जीतेगा। पीडीए जो है अखिलेश यादव तो गैर यादव बैकवर्ड को भी अपने साथ ले रहे हैं। यूजीसी में भी जो है, यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने के बाद भी पीडीए की मजबूती की बात हो रही है। उनके कहने से थोड़ी है, उनका तो बस चले तो कल शपथ ले लें, लेकिन क्या ले लेंगे जब तक चुनाव नहीं होगा? नहीं, वो तो ठीक है। तो आपको अति उत्साह में है वो, केवल बस इतना कहा जा सकता है। सपा के ही डर की वजह से यूजीसी बिल लाई थी भाजपा, लगता है पीडीए को, मतलब पिछड़ा समाज को अपने तरफ। नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्तर का है, तो केवल सपा का डर क्यों है? ये तो राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार योगी को, मतलब अमित शाह और मोदी के बीच में भी योगी का कुछ ये बड़ी लड़ाई है, क्या फायदा? हम सर आप एक बात बताइए, ये विकास मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? आपने बताया कि मेरिट जो मुद्दा नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, जात मुद्दा बन जाती है। अभी भी इस देश में योग्यता नहीं, उनका जात चाहिए। तो जातीय समीकरण में डॉक्टर राकेश त्रिपाठी हरियाणा में कितना फिट है? हम अब कम फिट हैं, पहले हम फिट थे, हर जात का हमको समर्थन था। अब जब से जातियां चुनाव लड़ने लगी वो लोग अलग होते चले गए, जाति टूट गया। 2027 हमने अपने समय में ब्लॉक प्रमुख में बिंद को भी बनाया, पटेल को भी बनाया, छत्री को भी बनाया, पहले तो ब्राह्मण को भी बनाया, मौर्य को बनाया। पहले बिंद समाज आपको बहुत और भी देता, बहुत करता था, अब उनको बिंद मिल गया। तो हकीलाल बिंद कमजोर कैसे हैं? अब आगे भविष्य भी नहीं कहा जा सकता। 6 महीने पहले इसका आकलन लग जाएगा। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारे दावेदार हैं हरियाणा विधानसभा से, और आप भी गठबंधन के दावेदार के रूप में बहुत अच्छी तरीके से आपकी डिमांड है, तो फिर नहीं 2027 में साजिश होने का खतरा है? अब जिन लोगों ने पहले साजिश किया उनसे तो हम सतर्क हैं, अब नए साजिश करता निकलना है तो उसकी पहचान तो भी है नहीं। अच्छा, नहीं, जैसे दो बड़े लड़ने वाले, एक डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, प्रशांत सिंह, अब पता लगा कि दोनों एक ही ग्रुप में हैं। किसी न किसी एक को तो ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। अभी तो हकीलाल बिंद सपा के जो है विधायक ही है। अब ये तो समय परिस्थिति बताएगी, पार्टी कुछ तय करेगी, पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उन पर तय करेंगे। कुछ लोकल
गठबंधन काम करेगा, क्या क्या समीकरण है, किसका टिकट मिला, सहयोगी के दल में आएगा तो किसको देगा, ये भी निर्भर करता है। सर बड़ा सवाल मेरा एक है कि आखिर आप पुराने नेता रहे और भाजपा में आप बहुत पहले रहे, आपको लगता है कि अगर आप भाजपा में शुरू से रहे होते तो आज सीएम पद के भी दावेदार हो? आप नहीं, आप पछताए हो क्या? चिड़िया चुप के। अच्छा, भाग्य होता है अपना अपना। चलिए सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मेरा फायर राउंड शुरू होगा, मैं एक एक नेताओं का नाम लूंगा और उस पर आपको एक लाइन 2 लाइन उनके बारे में बोलना है। सर फायर राउंड में पहला नाम मायावती। मायावती जी नेता अच्छी हैं, जितना उनका पहले का संपर्क था अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से, उसमें बड़ी सफलता रही। जब एक गैप बढ़ता चला गया तो मायावती जी कमजोर हो गई। अखिलेश यादव में परिपक्वता नहीं है, केवल जो उनको वंशानुगत प्राप्त हो गया है वो है उनके अंदर अभी नेतृत्व का गुण। केशव प्रसाद मौर्य अच्छे व्यक्ति हैं, नेतृत्व की बहुत क्षमता नहीं कही जा सकती। उदयभान करोड़िया वो मित्र हैं, अच्छे नेता हैं, बिजमा यादव फायरी हैं, आगे निकलते रहते हैं, लड़ने की क्षमता उनके अंदर है। बिजमा यादव भाग्य से बंद ही अनपढ़ हैं, क्या कहा जाए। हाकिम लाल सज्जन आदमी है, हमने सुना आपके शिष्य भी रहे, कभी थे ग्राम प्रधान। डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस उनको बैठा के लेती जा रही थी, गाड़ी पर से हमने फोन करके उतरवाया, छुड़वाया। आपने तो उनके भाई को नौकरी भी दिलवाई? हाँ, नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर वीके सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, ओपी राजनीतिक नहीं है। ओपी राजभर एकदम ये सब सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं। शिवपाल यादव राजनीतिक कभी नहीं थे। मुलायम सिंह जी जब थे तब भी कहते थे केवल परिवार के गुण पर हैं और ताकत पर है, नहीं व्यक्तिगत कोई क्षमता नहीं है। आशीष पटेल अच्छे इंसान हैं, अभी वो राजनीतिक नेतृत्व जो प्रदेश का होना चाहिए वो अनुप्रिया में है और आशीष पटेल में नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो नेतृत्व दिखा रहे पिछले 9-10 साल से, उनका नेतृत्व अच्छा है और एक क्षमता है, दृढ़ता है, संकल्प है और जो तय कर लिया उससे पीछे नहीं हटते। सर आपने तो बहुत मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा, सबसे सफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन हुआ अभी तक? अब देखिए, सफल का यह है कि एक जमाने में स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी कहे जाते थे, बाद के दिनों में कल्याण सिंह जी अच्छे मुख्यमंत्री कहे जाते। देखिए, सबके समय का उस काल पर निर्भर करता है कि क्या है। अब महाकुंभ का मौका 2001 में राजनाथ सिंह को मिला था, बिल्कुल, कल्याण सिंह को एक बार मिला था, मुलायम सिंह अखिलेश को मिला, लेकिन महाकुंभ का मौका जो योगी जी को मिला, जो प्रतिष्ठा इनको मिली, सम्मान मिला, जो इनको लोगों का देश भर का समर्थन मिला, वो सबको नहीं प्राप्त हुआ। तो फिलहाल के तारीख में योगी जी एक सफल प्रशासक हैं और कड़े प्रशासक हैं। सर आप प्रतापपुर और हरिया दोनों की बात होती थी, लेकिन हरिया की जनता को स्पेसिफिक क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, दोनों की जगह के लोगों को जनवरी के महीने में उनको बधाई शुभकामना देना चाहते हैं और उनके किसी भी विपत्ति में, किसी भी कष्ट में, किसी भी संकट में हम उनके साथ, उनके परिवार के साथ आज भी खड़े हैं और जाते भी रहते हैं। उनको सद्भावना देने, शुभकामना देने, ये हमारा हरदम का है और आगे भी रहेगा। सर सुना जाता है कि हरिया विधानसभा में आप बाई नेम और बाई फेस सबको पहचानते हैं, कितना? सबको नहीं, लेकिन 80%, 70%। हाँ 80% करीब पहचान। चलिए सर, आज आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी थे। आपका कहना था कि यूजीसी बिल एक तरीके से सामान्य वर्ग या कह लीजिए कि भेदभाव पैदा करने वाला बिल था और आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि समाज अब बहुत बदल चुका है। आपका कहना था कि हरिया के विकास के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसको आज तक अगर कोई नहीं पा पाया है तो उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। आगामी दिनों में आपने भले ही कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरिया की जनता जिस तरीके से मांग करती है कि जो है विधानसभा चुनाव लड़े, आगे देखिए क्या होता है।
लेकिन मैं फिर आपसे मुलाकात जो है डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी की कराऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।